नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र जाट आज से आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करवाऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको मैं संपूर्ण डिटेल से मैथ्स पढ़ाऊंगा और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। संक्षेप में मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहले मैंने बीएससी और एमएससी मैथ्स से किया है। उसके बाद 2011 में मैंने आईबीपीएस बैंकिंग के बहुत सारे पेपर निकाले। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, इनके इंटरव्यू दिए। अनफॉर्चुनेटली मेरा वहाँ पर फाइनल नहीं हुआ। उसके बाद मैं निराश हुआ। 2012 में फिर मैंने एसआई निकाला, एसआई का फिजिकल दिया, निकला मेरिट से मैं वहाँ से बाहर। फिर मैं हल्का सा मन निराश हुआ। फिर कहते ना एक समय आता है, उस समय मेरा समय आया 2013 में। और 2013 में मैंने एक साथ पुलिस, फॉरेस्ट, वर्ग 3, वर्ग 2 विभिन्न प्रकार की नौकरियां निकाली। और फिर मैंने वर्ग 2 ज्वाइन करी और वर्तमान में मैं सीएम राय स्कूल महतपुर में पदस्थ हूँ, माध्यमिक शिक्षक के रूप में गणित विषय से। मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2015 और 2016 में भी मैंने एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली, पुलिस भी निकाली, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं करी। एसआई वाला मेरा मेरिट से बाहर हो गया, मैं 1 नंबर से। और 2018 में मैंने फिर एसआई निकाली और 0.5 नंबर मेरिट से फिर बाहर रहा मैं। और मैं 2016 पीएससी भी प्री निकाल चुका हूँ। तो मेरा विभिन्न परीक्षाओं में अच्छा अनुभव है। मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, तो शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे सबका भला हो सके। वैसे भी कहते हैं कर भला तो हो भला। मित्रों, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा एक अंधा रास्ता है जिस पर पता नहीं कितने लोग चल रहे हैं। हमें नहीं पता कितने लोग चल रहे हैं इसमें। हमें ना ज़्यादा लोगों के बारे में जानकारी होती। हमें अपने शहर के बारे में, कुछ कोचिंग संस्थान है, अपने मित्रों के द्वारा कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे ही हम संपूर्ण जानकारी मान के भ्रमित हो जाते हैं और ये मानते हैं कि मैं इनसे अच्छा हूँ, तो मैं इनसे अच्छा हूँ, मैं इनसे अच्छा हूँ। लेकिन प्रतियोगिता हमारी सिर्फ एक छोटे से शहर या बड़े शहर से नहीं है, पूरे प्रदेश, विभिन्न प्रदेशों के विद्यार्थियों से हमारी प्रतियोगिता होती है। कौन कितना पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं होता हमें। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक ही मूल मंत्र है सफल होने का। और सफल होने का मूल मंत्र आपका ये है, प्रैक्टिस, अभ्यास। आप इसमें जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये आने लगेगा। तो आइए हम आज से स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इस पर मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई एक मैथ्स की बुक यदि आपके पास पहले से है तो उससे, अन्यथा आर.एस. अग्रवाल एक मैथ्स की बुक ले लें। आर.एस. अग्रवाल अंकगणित करके आती है, इसको आप खरीद लें। और यदि आपको कोई समस्या और कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 97 13 24 68 48 पर व्हाट्सअप अपना नाम लिख के व्हाट्सअप कर दे। जैसे मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा, मेरे ग्रुप में आपको मैं ऐड कर लूँगा और आपके डाउट, विभिन्न समस्याओं का समाधान मैं यहीं से करता रहूँगा। हम पूरी डिटेल से मैथ्स करने वाले हैं। और बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी, बार बार मैसेज आ रहे थे, सर आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, मेरा प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने का अनुभव बहुत पुराना। मैं 2013 से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया। पुलिस में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया, पटवारी बहुत सारे बच्चों को बनाया, और अन्य वर्ग 1, वर्ग 3, वर्ग 2 ये सारी परीक्षाओं में मैंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया है। तो आप इससे निश्चिंत रहें कि आप कोई गलत प्लेटफॉर्म पे आएँ। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा, अच्छा वो मिलेगा आपको ज्ञान, जो शायद ही आपको इस आज से पहले कभी मिला हो, और मिला हो तो अच्छी बात है, दोबारा मिल जाएगा, है ना। चलिए हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है नंबर सिस्टम, मैं आपको बता देता हूँ। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति जिसमें संख्याओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्या होती है? संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन। संख्याओं और
गुणों का अध्ययन, गुणों का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? संख्या पद्धति बोलते हैं। उसके लिए संख्या पद्धति में विभिन्न प्रकार के अंक होते हैं और दाशमिक पद्धति भी होती है किसमें, जिसे हम डेसिमल पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल पद्धति या दाशमिक। ये दाशमिक पद्धति क्या होती है? दाशमिक पद्धति इसमें दशमलव के अंकों का प्रयोग किया जाता है। एक अंक लिखने के संकेत जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से प्रयुक्त पद्धति दाशमिक पद्धति कहलाती है। 10 संकेत होते हैं इसके। कितने संकेत होते हैं? 10, 5, 6, 7, 8, 9 ये इसकी दाशमिक पद्धति की संकेत होते हैं। दोस्तों फिर आता है शुद्ध मान या जातीय मान। शुद्ध मान या जातीय मान। तो शुद्ध मान क्या होता है आपका? आप सभी जानते होंगे, बहुत सरल चीज़ें हैं और पहले से पढ़े हुए होंगे आप। और यदि जो पहली बार पढ़ रहा है तो वो मैं जो बोल रहा हूँ मुँह से, दोस्तों उसको लिखते चलना आप साथ में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। छोटी छोटी चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। शुद्ध मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। शुद्ध मान क्या होता है? दी गई संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है। दी गई संख्या में, दी गई संख्या में शुद्ध मान उसका अपना मान होता है। उसका अपना मान होता है। अपना मान होता है। जैसे 4, 5, 6, 7 है, इसमें 5 का शुद्ध मान क्या होगा? 5 होगा। इसमें 5 का शुद्ध मान, शुद्ध मान ही बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जातीय मान, या इसी को फेस वैल्यू बोलते हैं। विभिन्न नामों से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 5 का शुद्ध मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर आता आपका स्थानीय मान। अगला क्या है शुद्ध मान के बाद? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होती है? स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यदि हमें डिटेल से पढ़ें, दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं, दी गई संख्याओं में उसके जिस स्थान पर होता है, दी गई संख्याओं में अंक जिस स्थान पर होता है, जिस स्थान पर होता है, दी गई संख्याओं में अंक जिस स्थान पर होता है उसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। होता है उसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अंक का स्थानीय मान कहते हैं। हालांकि दोस्तों परिभाषाएं पेपर में नहीं आएंगी आपको। वर्ग 3 में भले ही पूछ ले परिभाषा के रूप में कौन सा सत्य कौन सा असत्य इस प्रकार से, लेकिन समझने के लिए मैं आपको ये लिखा रहा हूँ। आप समझ लें इनको। और उसके बाद जैसे कि कोई संख्या 4, 5, 6, 7, 8 है, इसमें मैं 6 का स्थानीय मान पूछ लिया। 6 का स्थानीय मान याद कर लिया हमसे। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 लिखा, 6 यहाँ पे है 6, आपका कहाँ है 6? ये। इसके बाद ये 2 अंक और हैं। जितने अंक हैं दाहिनी तरफ उतनी 0 लगा देंगे। ये 6 का स्थानीय मान कहलाएगा। 600। इस प्रकार से स्थानीय मान होता है। तो इस प्रकार से स्थानीय मान और शुद्ध मान हो गया। शुद्ध मान क्या होता है? जो अंक है वो स्वयं उसका शुद्ध मान होता है। स्थानीय मान क्या होता है? जो अंक है उस अंक को लिखेंगे और उसके बाद दाहिनी ओर जितने अंक हैं उतनी 0 लगा देंगे। वो क्या कहलाएगा? उसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहलाएगी। अगला अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और पढ़ने वाले हैं जो परिभाषाओं के रूप में, चूंकि स्थानीय संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं हम, और संख्या पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण है कि संख्याओं के रूप में जानकारी हमें आनी चाहिए। संख्याओं की जानकारी हमें, तो संख्याओं में सबसे पहले आती है आपकी प्राकृतिक संख्या। क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो गिनती की जा सकें, या वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जाएं। 1 से प्रारंभ होकर 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक लिखी जाए, उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या नेचुरल नंबर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सॉन, जहाँ तक हम गिन सकते हैं
वहाँ तक चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के निरूपण के लिए विभिन्न पद्धतियाँ हैं। गणित में विभिन्न पद्धतियाँ इसके निरूपण के लिए हैं, जिनमें से पहली है हिंदी संकेत पद्धति, जो वर्ग 3 में अक्सर पूछ सकते हैं। हिंदी संकेत पद्धति, आजकल बच्चे नवीन जो जनरेशन है दोस्तों, हो सकता है अंक भी नहीं जानते हम। अधिकांश जो पुराने व्यापारी लोग या जो बसों में रहते हैं अंकों को बनाते हैं, जैसे कि 1 ऐसा बनता है, 2 ऐसा बनता है, 3 ऐसा बनता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार से ये प्राचीन जो हिंदी संकेत पद्धति है ये कहलाती है। दूसरी होती है आपकी हिंदी अरबी संकेत पद्धति। हिंदी अरबी संकेत पद्धति क्या होती है दोस्तों? जो हम नॉर्मल वर्तमान में पढ़ रहे हैं। कौन सी वाली? 1, 2, 3, 4 या ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, ये हिंदी अरबी संकेत पद्धति होती है। और तीसरी होती है दोस्तों रोमन पद्धति। कौन सी होती है? रोमन पद्धति। रोमन जैसे हम 1 को क्या लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, 2 को ये, 3 को ये, 4 को ये, 5, 6। अब देखना दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 तक हो गए। अब जैसे ही 5 होंगे तो इधर लिख रहे हैं हम एक ऐसे 6 को, मतलब 5, और इधर वाली संख्या में जो लिखते हैं उसको प्लस मान लिया हमने। 5 + 1 बराबर 6, ये 5 और 1 ये, और 7 को 1 और 2 खींच दिए, मतलब 5 + 2 बराबर 7। 8 को ये 3 खींच दिए हमने, मतलब 5 + 3 बराबर 8। ऐसी 9 को देखना दोस्तों। 9 से पहले मैं आपको 10 बता देता हूँ। 10 ऐसे लिखते हैं, 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे। और 9 में हम इसको ऐसे नहीं लिख रहे कि 5 + 4। 9 में कैसे लिखते हैं हम? जो जिसके नज़दीक होता है उस प्रकार से। 10 में से हम 1 कम करके लिखेंगे, इधर लिख दिए मतलब कम। 10 - 1 बराबर 9। ये 10 और 1 इधर लगा 1, इस प्रकार से 10 - 1 बराबर 9। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो ये रोमन पद्धति होती है। रोमन पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियाँ, जो महत्वपूर्ण नंबर हैं, मैं आपको उनको लिखा देता हूँ, जिनसे आप इस प्रकार से उन्हें जोड़ना या अंकों को बनाना सीख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 मैंने सिखा दिया आपको। 1 क्या होता है? ये। 2 क्या होता है? ये। 3 क्या होता है? ये। 4 क्या होता है? ये। और 5th क्या होता है? ये 5 मैंने आपको बेसिक सिखा दी। 5 के बाद आपको मैं सिखाऊंगा कितना? 10 तक तो ये सिखाई दी। 5 के बाद आप चलेंगे सीधे 10 पे। अब 1 है 10, और 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 3x कर दिए तो 30। और यदि हमें इसे आगे करना है, जैसे 40 लिखना है, तो 40 के लिए क्या लिखेंगे? यहीं लिखा देता हूँ मैं। L होता है दोस्तों कितना? 50 होता है। इसमें से 10 माइनस कर दें तो 50 - 10 बराबर 40। यदि हम किसी अंक के इधर अंक लिख रहे हैं लेफ्ट साइड, तो उसे माइनस करते हैं और उसके राइट साइड में प्लस करते हैं। दाहिनी तरफ वाली संख्या को प्लस करते हैं इसमें। और 50 L होता है, ऐसे 50। और L के बाद 50 के बाद आपको C मतलब सेंचुरी, C मतलब 100, सेंचुरी मतलब 100। और D मतलब L मैं यहाँ लिख देता हूँ। L कितना होता है? 50, 100 और ये 500। D कितना होता है? 500। और M कितना होता है दोस्तों? 1000। LCD होता है 50, 100, 500 और M और जोड़ो उसमें 1000। ये महत्वपूर्ण नंबर है। अब इससे हम किसी भी नंबर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 90 लिखना है, 90 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 90 को हम लिखेंगे 100 कितना है? C, और इसमें से 10 माइनस करना है तो XC। ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्योंकि इधर दाहिनी बाएं तरफ लिख रहे हैं तो वो माइनस करेंगे, और मुझे 110 लिखना होता तो क्या करता मैं? C और X इधर लिख देते। इस प्रकार से हम इनको रोमन संख्याओं को, रोमन अंकों को लिख सकते हैं। वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं ये। हालांकि छोटी छोटी परीक्षाओं में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो आप अच्छे से तैयार कर लें। जानकारी जरूरी है दोस्तों, इसलिए मैं ये बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। अक्सर डायरेक्ट सवाल में पहुँच जाते हैं। मेरा आपको यही रहेगा कि पहले किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं उसका आपको आधार जो रहता है, बेसिक रहता है, उसको समझाऊंगा डिटेल से।
उसके बाद फिर हम उस पर अच्छे से प्रश्न करेंगे। संपूर्ण जितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे से हल करेंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा जो जानकारी साझा की जा रही है आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। दोस्तों जो हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी जो 1 से प्रारंभ होती हैं, अब यहाँ पूर्ण हो गए। प्राकृत में 1 से प्रारंभ होने के मतलब वहाँ कुछ कमी थी, उनको पूरी और कर दें तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और एंड से अनंत तक लिखी जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्राकृत पूर्ण संख्याएं। उन्हें क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। आप इसको दूसरे रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें। प्राकृतिक संख्याओं में ये प्राकृत संख्याएं पूरी, और यदि इनमें हम 0 को भी शामिल कर लें, 0 को भी शामिल कर लें, 0 और मिला दें, तो वो क्या बन जाएंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे W से होल नंबर लिख रहे हैं ना, इसलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसकी कुछ नियम भी हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसे भी अच्छे से देख लें। पूर्ण संख्याओं में अक्सर हम इनको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन परीक्षा में वर्ग 3 में अक्सर इनमें से जाता है और हम गलत कर जाते हैं, समझ नहीं आता हमें। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं दोस्तों, एक एक पूर्णांक होता है, 0 होता है। यहाँ पे इधर की आप स्केल की तरह +1, +2, +3, इधर -1, -2, -3। तो सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, एक ही संख्या धनात्मक पूर्णांक और परिमेय और वास्तविक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं 3 चीज़ होती हैं। कौन कौन सी? धनात्मक पूर्णांक भी होती हैं, इनको पूर्ण संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक भी होती हैं इनमें शामिल, परिमेय संख्या भी शामिल होती है और वास्तविक संख्याएं भी शामिल होती हैं। दूसरा, यदि हम देखें कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का नियम है, ये किसके लिए? प्राकृतिक संख्याओं के लिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं यदि प्राकृतिक संख्या तो ऑलरेडी है ही, उसमें 0 और मिला दो तो पूर्ण बन रही हैं, तो पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या क्या हो रही हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? यदि क्या ये पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हो सकती हैं? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होती है और 0 प्राकृतिक नहीं होती, इसलिए सभी पूर्ण संख्या, इसका उल्टा नहीं होता। लेकिन यह कंडीशन याद रखना, एक तरफ से कंडीशन होती है, पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे 0 आपकी जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम पूर्ण संख्याओं को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याओं के बाद पूर्णांक। अभी हमने पढ़ा ना पूर्णांक। दोस्तों पूर्णांक क्या होता है? एक संख्या रेखा होती है जिस पर हम अंकों को प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? एक संख्या रेखा होती है, इस प्रकार बीच में 0 होता है, इधर धनात्मक होती हैं संख्याएं और इधर ऋणात्मक संख्या होती हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जैसे जैसे जितनी ऋण की संख्या बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, जैसे जैसे संख्याएं 0 के पास आती जाएंगी। जैसे 4 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी ऋण के 4 से बड़ी ऋण के 3 से बड़ी -2 से बड़ी -1 और -1 से बड़ी 0 से बड़ा 1 से बड़ा 2। तो दोस्तों इधर जितनी माइनस की संख्या होगी उतनी छोटी होगी और जितनी माइनस की संख्या छोटी होगी वो उतनी बड़ी होती है। तो ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ये क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं।
ऋणात्मक पूर्णांक, और ये शून्य पूर्णांक कहलाता है, शून्य। तो पूर्णांक 3 तरह के हो गए दोस्तों, ठीक है। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, तब वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और शून्य जो उदासीन पूर्णांक या शून्य पूर्णांक कहलाती है। तो ये पूर्णांक हो गया दोस्तों। पूर्णांक के बाद देखते हैं, एक कंडीशन होती है इसमें कि पूर्णांक का पहला अंक और अंतिम अंक कभी भी पता नहीं होता, ना हम उसको प्राप्त कर सकते, क्योंकि इसका कहाँ से शुरुआत हो रही है और कहाँ एंड हो रहा है उसका हमें पता नहीं रहता। अब आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? सम संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8, या परिभाषा के रूप में देखें हम तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं। मूल रूप से मैं तो ये मानता हूं कि 5 ही सम संख्याएं होती हैं। अब आप कितने भी बड़ी अंक लिख लो, यदि इकाई के अंक में इन 5 में से कोई अंक मिलता है तो वो क्या कहलाई? सम संख्या। जैसे 13,588 है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 5, 8, और 8 कैसी है? सम संख्या। हमें भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है। यदि ये 5 अंकों में से इकाई के स्थान पर कोई अंक मिलता है तो वो संख्या कैसी मानी जाती है? सम संख्या। और एक होती है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यदि 1, 3, 5, 7, 9 इन 5 नंबर में से इकाई के अंक पर कोई अंक मिलता है तो वो विषम होती है। या परिभाषा के रूप में हम देखें तो वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाए या 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिख दो, 18,499, इसमें इकाई के अंक कौन सा है? इकाई का अंक देखें हम 9 है। 9 है तो ये 9 इसमें विषम में इसलिए कैसी हो गई? विषम। भाग देने की जरूरत नहीं है, ये सम और विषम संख्याएं हो गई आपकी। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ अक्सर गलती होती है बच्चों से और जहाँ से अक्सर सभी एग्जाम्स में, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे संविदा हो, चाहे एसआई हो, किसी भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, वो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अच्छे से समझ लेना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे और जरूर आते हैं किसी ना किसी पेपर में, और हमेशा परेशान करती हैं। इनका दूसरा नाम भी होता है रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं या प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ये 3 नामों से इसे जाना जाता है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं यदि इसका अर्थ देखें, आ मतलब आ प्लस भाज्य, आ प्लस भाज्य। छोटा आ किसी भी शब्द के आगे लग जाए तो उसका अर्थ होता है नहीं। उसका अर्थ क्या होता है? नहीं। और भाज्य मतलब भाग जाना, भाजित होना। भाज्य मतलब भाजित, जो भाजित नहीं हो। मतलब यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाजित ना हो या विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरे रूप में इसके 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं कौन कौन से? एक एवं स्वयं संख्या। स्वयं संख्या, इसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा स्वयं संख्या। जैसे कि 7 है, 7 में किससे भाग जाएगा? 7 से। 7 एकम 7, तो 7 के गुणनखंड क्या हुआ? 7 × 1। एक तो स्वयं 7 और स्वयं 1, इसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है। कुछ अभाज्य संख्याएं हम जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 2। और एकमात्र सम
अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, ये भी क्या होगी, दो। दो कैसी है, सम संख्या भी है और अभाज्य भी। अब दोस्तों आप बोल रहे हो कि दो तो सम है, अभाज्य कैसे है? अभाज्य इसलिए कि दो में किसी और से भाग नहीं जा रहा। परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि जिसमें स्वयं से अकेला भाग जाए, इसलिए दो में अकेला दो से ही भाग जाएगा, किसी और से भाग नहीं जाएगा। दो के गुणनखंड यदि हम निकालें, दो एकम दो, तो क्या होगा, दो गुणा एक, एक संख्या और एक दोनों गुणनखंड होते हैं। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, 3। यदि मैं देखूं कुछ अभाज्य संख्याएं लिखूंगा आपको, तो पहली 2 हो गई, फिर 3, उसके बाद 4 है क्या, 4 में किससे भाग चला जाएगा, 2 से, 4 में 2 से भाग चला जाएगा, इसलिए 4 नहीं होगी। तो फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 है क्या, 9 में किससे भाग जाएगा, 3 से, इसलिए 9 भी नहीं है। तो फिर 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 में 5 और 3 से जाएगा, नहीं है। तो फिर 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। इस प्रकार से जितनी आप लिख सकते हो उतनी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी जानकारी को आप नोट कर लें और अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसे शेयर करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर विभिन्न चैप्टरों के, सभी चैप्टरों के संपूर्ण मैथ्स को करा दूंगा। आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। बहुत ही सरल विधियों से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पूरा मैथ्स करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप आते रहें, निरंतर जुड़े रहें मुझसे, और आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको घर पे भी एक बार पढ़ें ज़रूर। यदि आप पढ़ोगे नहीं तो फिर मैं क्या, स्वयं भगवान भी यदि आ गए तो वो भी आपको सफलता नहीं दिला सकते। दोस्तों यदि आपको सफल होना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप, मैं सिखा रहा हूँ, मेथड आपको सिखाऊंगा, तरीका आपको सिखाऊंगा, आप उन तरीकों को अप्लाई करना और कैसे भी क्वेश्चन से जाएँ उनको इजीली, आसानी से फिर परीक्षा में हल कर पाएंगे आप। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक अभाज्य संख्याओं संबंधित सूत्र। 44, 22, 32, 23, 21। ये क्या दोस्तों, एक मोबाइल नंबर है। ये मान के चलना एक मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का। 10 डिजिट हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। मतलब यहाँ देखिए हम 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 4 हैं। ये 10 से 20 तक 4 हैं। ये 21 से 30 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 30 से 31 से 40 तक, 31 से 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं। फिर 41 से 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं। 51 से 60 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 61 से 70 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 71 से 80 तक 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 81 से 90 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और 91 से 100 तक मात्र 1 अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से ये 1 से लेकर 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है। यदि हम इन सबको प्लस कर दें, 2 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो 4 और 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 2 17, 2 19 और 3 22, 2 24 और 1 25। कुल कितनी हुई, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हुई। 44 22, 44 44 का आधा 22, 32 32 का उल्टा 23, 2 कम 21। इसको याद ऐसे रख सकते हैं, 44 22 32, 32 का उल्टा 23, 2 कम 21। 44 22 32 23 21। ये 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या है। और इससे आपसे क्वेश्चन आता है बीच में कि 50 से 70 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। 50 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अब आप पूरी या तो लिखोगे, कैसे लिखोगे, 50 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य
संख्याएं हैं। ये प्रश्न आ गया आपको, मान लो तो क्या करोगे, पूरी संख्याएं लिखोगे या फिर आपको ये पता है फॉर्मूला 50 का है, या खत्म हो गया 50 तो भी नहीं है, तो ये यहाँ से 70 कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ तक, तो ये 50 से 70 के बीच 2 + 2 कितनी हो गई आवाज संख्याएं, 4 आवाज संख्याएं। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। 44 44 का आधा 22 22 32 32 उल्टा 23 और 2 कम 21, याद रखना है इसको दोस्तों। इस प्रकार से आवाज संख्याएं हुई आपकी। अब आवाज संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हम अभी जब क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे तब आपको मैं क्वेश्चंस बता दूंगा। अभी हम थोड़ी आज परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। अब आता है आपका सह आवाज संख्याएं। अगला प्रश्न है सह आवाज संख्याएं। सह आवाज संख्याएं, सह आवाज संख्याएं क्या होती हैं? सह आवाज संख्याएं, सह आवाज से समझ में आ रहा है कि 2 अंक। असह आवाज संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब इसमें 2 अंक होंगे तो जिनका एचसीएफ 1 हो, क्या हो, एचसीएफ 1 हो, वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2,3 इनका एचसीएफ क्या है? 3। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 8,9 है, यदि 8 के हम गुणनखंड निकालें, 8 के किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा। 8 में 2 से भाग जा रहा है, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 के गुणनखंड लिख दिए हमने, 2 × 2 × 2 × 1, और 9 के गुणनखंड निकाले यदि, 3 × 9, 3 एकम 3, 9 के लिख दिए, 3 × 3 × 1। इनमें क्या कॉमन मिल रहा है? देखें तो अकेला क्या मिल रहा है? 1 कॉमन। तो जिनमें सिर्फ 1 कॉमन मिले उसे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एचसीएफ होता है। एचसीएफ मतलब जो सिर्फ कॉमन संख्या है गुणनखंडों की, वो। तो एचसीएफ 1 ही कॉमन मिल रहा है। जिनका एचसीएफ 1 हो उन्हें क्या बोलेंगे हम? सहअवाज्य संख्याएं, असहअवाज्य संख्याएं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ जाता है, 4 विकल्प आ गए आपको, कैसे ये आ गया, ये आ गया, एक विकल्प और आ गया आपका कि 8,10 और एक और आ गया 9,11 कि निम्न में से कौन सा सहअवाज्य संख्या नहीं है? तो यदि हम देखें 8 और 10 में 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, 1 की वजह, इसलिए ये सहअवाज्य संख्या नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको आ सकता है किसी भी परीक्षा में। अब अगला है आपका परिमेय संख्या। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, परिमेय संख्या। तो ये भी किसी ना किसी पेपर में जरूर आती है और जरूर आ सकती है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या होती है दोस्तों वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर हर नॉट इक्वल टू 0 या p बटे q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या जैसे कि 1/2, जैसे 1/2, 3/5, ठीक है। क्या 1, 2, 4 भी परिमेय संख्या है? बताइए। तो दोस्तों 1, 2, 4 बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता उस संख्या के बटे में 1 होता है। क्या होता है? 1, इसलिए ये क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या है। अच्छा दोस्तों 0, 0, क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या। क्यों? कि 0 के बटे में भी क्या हो जाएगा? 1। क्या 1/0 परिमेय संख्या है? नहीं, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों जब भी हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, जब भी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? अपरिमित रूप से अनंत आएगा। अपरिमित रूप से अनंत हल आएगा, उसका 1 नहीं आएगा, उसका हल क्या आएगा? अनंत हो जाएगा। इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है और ये 0/1 परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस में जैसे पहली, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। इसे याद रखना, परिमेय संख्या होती है।
ठीक है। दूसरी कंडीशन है इसकी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। तीसरी कंडीशन है दोस्तों इसकी प्रत्येक पूर्णांक, ये सारी परिभाषाएं हम पढ़ चुके, प्राकृत संख्या पढ़ चुके, पूर्ण संख्या पढ़ चुके, पूर्णांक ये भी पढ़ चुके। प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। इन चीज़ों को, तीनों कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से याद कर लें दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं, तीनों की तीनों। वर्ग 3 वाले या पुलिस वाले या कोई भी इनको पढ़ लें। सरल क्वेश्चंस हैं, बेहद इजी है चीज़ें, लेकिन चूंकि हम बेसिक से पढ़ते नहीं हैं इसलिए हमारे समझ से बाहर हो जाती है। हम डायरेक्ट सवाल लगाते हैं कि हमें तो सवाल आना है, और सब कभी कभार ये चीज़ें पूछ लेते हैं, बहुत सरल चीज़ें हैं, इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूप होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप कैसा होता है? शांत होता है। कैसा होता है? शांत। और शांत, एक और शब्द क्या बोलते हैं इसको? आवर्त है। शांत या आवर्त, क्या बोलते हैं? आवर्त होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप कैसा होता है? शांत और आवर्त होता है। अगला दोस्तों आपकी आती है अपरिमेय संख्या। क्या आती है? अपरिमेय संख्या। इसी में मैं जोड़ दूं अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। जितनी अंडर रूट वाली संख्या होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन दोस्तों अंडर रूट से मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा लिख दो √4 या √9 या √16 या √25, ये आप इनको क्या बोलोगे? अपरिमेय संख्याएं। गलत हो जाएगा आपका आंसर यदि आपने इनको अपरिमेय संख्या बोल दिया। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और अंडर रूट के अंदर से दो संख्याओं के जोड़े से एक संख्या बाहर निकल के 2 हो जाएगी। ऐसे ही 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, और यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगी। 16 को 4 × 4, और 4 बाहर निकल जाएगी। ऐसे 25 में से 5 बाहर निकल जाएगी। तो ये अंडर रूट से बाहर हट गई, इसलिए कई संख्याएं बन गई ये परिमेय। कैसी बन गई ये संख्याएं? परिमेय बन गई। इसलिए ऐसी अंडर रूट वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है? अशांत होता है। कैसा होता है? अशांत। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है? अशांत। या इसका एक और रूप है अनावर्त। एक और क्या बोलते हैं इसको? अनावर्त। अनावर्त या अशांत इनका दशमलव निरूपण होता है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो गई। अब दोस्तों अधिकांश परिभाषाएं हमने पढ़ ली। अब 1-2 परिभाषाएं और बची हैं, तो मैं उनको थोड़ा ऐसे ही जो महत्वपूर्ण थी परिभाषाएं उनको हमने पढ़ ली। अब मैं ऐसे ही बता देता हूँ। वास्तविक संख्याएं एक आती है आपकी, वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। क्या होती है रियल नंबर? तो जो परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं, परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। परिमेय संख्या भी वास्तविक होती हैं और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होती है। जैसे √5 भी वास्तविक है और 2/3 भी वास्तविक है। और अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याएं, अवास्तविक या काल्पनिक, अवास्तविक या काल्पनिक क्या होती हैं? अवास्तविक काल्पनिक जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय नहीं है, तो √5, लेकिन कैसे? ऋण के 5, -5। अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो अधिकांश हमने पूरी की पूरी परिभाषाएं ये पढ़ ली इस वीडियो में। अगली वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लें। अगली वीडियो से हम संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पर विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं, उनको हल करना सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको हल। जो आप मेरा एक क्वेश्चन हल कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप उस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाएं, आप उनको
ज़रूर हल कर सकेंगे परीक्षा में। बहुत ही सरल विधि से हल करवाऊँगा दोस्तों, मुझ पर विश्वास रखें और आप देखें एक बार। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू।